नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राधा कुमार के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये सभी एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। जैसा आपको पता है कि जो बाइडन यूएस के अगले राष्ट्रपति होंगे, इसके बाद काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स एनालाइज कर रहे हैं कि जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएसए की जो पॉलिसीज़ हैं भारत के संदर्भ में, उनमें क्या बदलाव आएगा। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने जो एनालिसिस किया है वो सही किया है कि ओवरऑल रिलेशंस इंडिया और यूएसए के बीच अच्छे ही रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, कुछ इश्यूज़ पर इंडिया को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है यूएस की तरफ से, जैसे ह्यूमन राइट्स, टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर। ये कुछ ऐसे इशू हैं जिन पर यूएसए इंडिया पर प्रेशर डाल सकता है। बट ओवरऑल रिलेशंस जैसे डिफेंस रिलेशंस, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, ट्रेड रिलेशंस, ये यूएसए के साथ मजबूत ही रहेंगे। इसके बाद राइटर ये कहती हैं, देखो एक मिथ है कि ट्रंप और मोदी के ईरा में इंडिया और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए, लेकिन ये मिथ है। बट एक्चुअल में इंडिया और यूएसए के रिलेशंस सबसे ज़्यादा तब मजबूत हुए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और बैरक ओबामा यूएसए के राष्ट्रपति थे। उस समय कुछ समय के लिए इंडिया यूएसए का पोटेंशियल एलाय नहीं था, एलाय बन गया था। अगर देखो हम बिल्कुल शुरुआत से देखें, आज़ादी के बाद से 1960s में जब यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे तो वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते थे। जॉन एफ कैनेडी को ये लगता था एशिया में चाइना के टोटलिटेरियन रेजीम के बराबर में इंडिया का जो डेमोक्रेटिक रेजीम है इसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए का जो मार्शल प्लान था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से काफ़ी तबाह हो गए थे, इसी प्रकार का मार्शल प्लान इंडिया के लिए भी लॉन्च करना चाहते थे जॉन एफ कैनेडी। इनके कार्यकाल के दौरान इंडिया को काफ़ी इकोनॉमिक असिस्टेंस मिली। और जब 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था तो नेहरू ने यूएसए को खत लिखा था मदद के लिए। यूएसए मदद के लिए तैयार था, उससे पहले ही चाइना ने यूनिलेटरली सीज फायर साइन कर दिया था। इवन 1962 के वार में ऐसा भी कहा जाता है जॉन एफ कैनेडी ने अयूब खान, जो उस समय पाकिस्तान के प्रीमियर थे, उनको रोका था कि इंडिया और चाइना का जो युद्ध चल रहा है आप इंडिया के अगेंस्ट सेकेंड फ्रंट ना ओपन कीजिए। लेकिन देखो धीरे धीरे रिलेशंस खराब होना स्टार्ट हो गए इंडिया और यूएसए के बीच। नेहरू की डेथ हो गई थी और जॉन एफ कैनेडी, इनका भी असैसिनेशन हो गया था। 1971 में इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की यूएसएसआर के साथ, तो रिलेशंस खराब हो गए थे। ये अलग से एक इन्फोग्राफिक है। 1959 में आइजनहावर, ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ये इंडिया की यात्रा पर आए थे। तो थोड़े समय के लिए वो जो कंसर्न्स थे कि इंडिया नैम के नाम पे यूएसएसआर का सपोर्ट कर रहा है, वो कंसर्न एड्रेस हुए थे। और उसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया, जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल के दौरान रिलेशन अच्छे थे, लेकिन रिचर्ड निक्सन जब यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो रिलेशंस खराब होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि 1971 के वार में बांग्लादेश की जो लिबरेशन मूवमेंट थी उसमें यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया था और इंडिया यूएसएसआर की साइड था। इंडिया और यूएसएसआर के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी। 1978 में जिमी कार्टर और इंडिया के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जब मुलाकात हुई थी, कोई केमिस्ट्री नहीं देखने को मिली दोनों के बीच में। एक मैसेज लीक हो गया था जिसमें जिमी कार्टर अपने एक सहयोगी को बोल रहे थे कि न्यूक्लियर इशू पर इग्नोर करना है इंडिया को। बाद में मोरारजी देसाई ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था। उसके बाद एक सेकेंड रुकिए, हाँ, 90s में क्लिंटन प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के। यूं कहा जाता है कि शुरुआत में तो क्लिंटन ईरा में रिलेशंस खराब हुए थे, क्योंकि इंडिया पर प्रेशर डाला गया था कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कीजिए, कश्मीर इशू को पाकिस्तान के साथ सेटल डाउन कीजिए। इवन यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू एंड कश्मीर के
इंडिया में शामिल होने के इशू पर भी क्वेश्चंस रेज किए थे। जम्मू एंड कश्मीर का जो एक्सेशन हुआ था इंडिया में, उस पर यूएसए के द्वारा क्वेश्चंस रेज किए गए थे। लेकिन जाते जाते क्लिंटन के ईरा में भी रिलेशंस ठीक हो गए थे। 2000 में क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए थे। आप कह सकते हो शुरुआत हो गई थी रिलेशंस इंप्रूव होने की, क्योंकि चाइना काफ़ी तेज़ी से राइज हो रहा था और यूएसए को फिर से लगने लगा था कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया एक टूल हो सकता है। वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। आप कह सकते हो कि उस दौरान दोनों देश एक दूसरे को समझने लगे थे। पहले तो बिल्कुल ही रिलेशंस खराब थे, लेकिन क्लिंटन का कार्यकाल जब अंतिम स्टेज पर था तो दोनों देश एक दूसरे को समझना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और इन्हीं के दौरान रिलेशंस एकदम से मजबूत होना स्टार्ट हुए। यूएस और इंडिया के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ। इवन इस मुद्दे पर इंडिया में नो वोट कॉन्फिडेंस भी हुआ था। लेफ्ट पार्टीज ने यूपीए की सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया था इस इशू पर, और यूपीए छोड़िए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस इशू पर रिस्क लेने को तैयार थे। वो चाहते थे कि ये एग्रीमेंट इंडिया यूएसए के साथ साइन करें। और देखो उस समय यूएसए को पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी अफगानिस्तान में युद्ध जीतने के लिए। बावजूद इसके यूएसए के इंडिया के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए। ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उस समय इंडिया और यूएसए के बीच $40 बिलियन तक पहुंचा। और बाद में 2008 में बैरक ओबामा यूएसए के राष्ट्रपति बनते हैं और जो बाइडन जो अभी राष्ट्रपति बनेंगे वो उपराष्ट्रपति बनते हैं। राइटर के अनुसार 2009 से लेकर 2014 के बीच इंडिया और यूएसए के रिलेशंस सबसे ज़्यादा मजबूत हुए थे। इस दौरान इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड था वो डबल हो गया। यूएसए इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करने पर राजी हो गया। इंडिया की जो मांग थी कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दी जाए, यूएसए ने इस मांग का समर्थन किया। एनएसजी में इंडिया की मेंबरशिप का यूएसए ने समर्थन किया। ईस्ट एशिया समिट का इंडिया मेंबर बने, इसका समर्थन किया गया यूएसए के द्वारा। इंडिया को अफगानिस्तान के साथ अपनी एंगेजमेंट इंक्रीज करनी चाहिए और सेंट्रल एशिया से भी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, इसको सपोर्ट किया गया यूएसए के द्वारा। यूएसए ने यूरोपियन यूनियन को भी बोला कि आप भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लो, बढ़िया है इंडिया। उसके बाद मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए इंडो पैसिफिक रीजन में 2009 से लेकर 2014 के बीच। लेकिन देखो 2014 के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी बने तो उसके बाद ये जो इनिशिएटिव्स थे थोड़े ठंडे पड़ गए राइटर के अनुसार। इवन काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन भी पहले की अपेक्षा कम होने लगा। सर्जिकल स्ट्राइक्स जो इंडिया के द्वारा कंडक्ट की गई थी, यूएसए ने भी उनकी विश्वसनीयता पर सवालिया चिन्ह उठाया। इवन चाइना जो बार बार घुसपैठ कर रहा था लद्दाख में, यूएसए ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इंडिया पूरी तरह से इनएक्टिव है इन इश्यूज पर। यूएसए एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया स्ट्रॉन्ग एक्शन ले इन इश्यूज पर। इवन 2014 से 2019 के बीच जो ये ट्रेड था वो बढ़ता रहा, लेकिन थोड़ा कम रेट पर। 2009 से लेकर 14 के बीच जिस रेट से ट्रेड बढ़ रहा था दोनों देशों के बीच, उस रेट से नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ बढ़ा। उसके बाद देखो ट्रंप के कार्यकाल के दौरान राइटर कहते हैं कि यूएसए के सभी देशों के साथ रिलेशन कमजोर हुए, इंक्लूडिंग इंडिया। अब कहने को तो इंडिया ने फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए यूएसए के साथ और आर्म डील्स भी साइन हुई, बट देखो राइटर के अनुसार आर्म डील आप साइन करते हो किसी देश के साथ तो वो देश थोड़ी तो रियायत आपको देगा ही ना। इसी उद्देश्य के साथ इंडिया ने फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी साइन किए यूएसए के साथ ताकि और ज़्यादा हथियार खरीदे जा सकें, अच्छे हथियार खरीदे जा सकें। इवन मोदी और ट्रंप ईरा के दौरान क्वाड, जिसको लेके हमारा हमेशा से व्यू ये था कि हम किसी प्रकार के मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होंगे, क्वाड को मिलिट्री अलायंस हम नहीं बनाएंगे। लेकिन अंतिम समय में मतलब आप देख लीजिए कैसे अब 4 देश मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे जिसका नाम है मालाबार, और यही 4 देश क्वाड में भी शामिल हैं। इवन यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर ने तो साफ बोला कि आगे जाके क्वाड एक मिलिट्री अलायंस की शक्ल लेगा और इंडिया को यूएसए की आवश्यकता है चाइना का सामना करने के लिए। ऐसी ऐसी बातें यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साफ तौर पर बोलते हैं। तो देखो हो सकता है कि क्वाड जिसमें अभी तो 4 देश हैं,
फ्यूचर में ताइवान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ये देश भी क्वाड में आ सकते हैं। और ये सब तो यूएसए के एलाय हैं ही। साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब यूएसए के एलाय हैं। तो बचा इंडिया। तो यूएसए के द्वारा इंडिया को भी ऑफिशियली बोला जा सकता है कि आप भी अब यूएसए के एलाय बन जाइए, ऑफिशियली भी। वैसे तो देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं आवश्यकता पड़ने पर 1962 के वार के दौरान नेहरू ने भी यूएसए से मदद मांगी थी। तो अभी इंडिया अगर यूएसए का एलाय बनता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बट देखो 1962 में इंडिया यूएसए का एलाय बनने के लिए राजी नहीं हुआ था, ऐसा राइटर का मानना है। अब इंडिया से अलग, थोड़ा और अलग एस्पेक्ट्स में हम देखें, देखो सऊदी अरेबिया और इजराइल ये काफ़ी खुश थे ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप ईरान से काफ़ी नफरत करते थे। और जैसा आपको पता है वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया का भी धुर विरोधी है ईरान, और इजराइल का भी धुर विरोधी है ईरान। इसलिए सऊदी अरेबिया और इजराइल काफ़ी ज़्यादा खुश थे ट्रंप से। बट जो बाइडन जो हैं ये ईरान से इतने ज़्यादा नाखुश नहीं होंगे, मतलब इतने ज़्यादा ईरान से ये नफरत नहीं करेंगे जितना कि ट्रंप करते थे। क्योंकि जो बाइडन जब उपराष्ट्रपति थे तभी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। अब देखो पुरानी फॉर्म में फिर से वही डील साइन कर ली जाए ईरान के साथ यूएसए के द्वारा, इसके चांसेस तो कम हैं। लेकिन हाँ, जो बाइडन ईरान के साथ बातचीत जरूर स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे ताकि डील साइन की जांच के वो देखने लायक होगा डील साइन अंत में होती है या फिर नहीं होती है। बट ट्रंप ने जो कड़े सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर, उतने कड़े सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे जो बाइडन के द्वारा। ऑलरेडी जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको थोड़ा डाइल्यूट किया जाएगा। इससे इंडिया को भी थोड़ी राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, यूएसए के सैंक्शंस चलते ईरान के साथ हम ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, ईरान से उनका तेल नहीं खरीद पा रहे थे। बट अगर यूएसए अपने सैंक्शंस को डाइल्यूट करता है ईरान के ऊपर, तो हम भी ईरान से ट्रेड कर सकेंगे, उनका ऑयल परचेज कर सकेंगे, एक्सपोर्ट कर सकेंगे, छबार पोर्ट के प्रोजेक्ट को आगे लेके जा सकेंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।